1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट जो है पेश होने जा रहा है। इसको बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद को यहां पर संबोधित करेंगी और अपना बजट जो है मोदी सरकार का सामने रखेंगी। आखिर इस बजट में क्या कुछ होने वाला है, क्या इस बार अच्छा होगा, क्या फिर किन चीज़ों में झटका लगने वाला है, क्या महंगा क्या सस्ता होगा, इन तमाम चर्चाओं को लेकर हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, हमारे साथ अपूर्व हैं, शुभम है। इन तीनों लोगों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार बजट में क्या कुछ नया हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार जब तीसरी बार जीत के आ रही है तब यहाँ पर पूर्णकालिक बजट है और इसमें तमाम आगे आने वाले 4-5 सालों का खाका हो सकता है। और बड़ा अहम ये भी है कि आगे आने वाला जो विजन होगा सरकार का वो इस पूरे बजट में दिखेगा। पंकज जी, पहले आपसे ही मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो बजट है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कल जब बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री तो वो क्या कुछ नए ऐलान कर सकती हैं? देखिए, बजट के को लेके सरकार के सामने कई कई चुनौतियां हैं। वहीं और लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। तो इस बजट को पेश करना, ये जो बजट है 0.3 जिसको हम बोल रहे हैं, मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का जो पहला ये पूर्णकालिक बजट है, तो सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। और ये सिर्फ देश के स्तर पे नहीं, वैश्विक स्तर पे जिस तरह से एक मंदी का, आर्थिक मंदी का साया बन रहा है, नॉर्थ ईस्ट वहाँ जो संकट है, इंटरनेशनल जो संकट है, उस वजह से अमेरिका में जिस तरह का अमेरिका आज इंटरनेशनल प्रेशर बना रहा है अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे जो हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा कम है, जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इम्बैलेंस हमारे लिए हो रहा है, उसके बाद से जो ट्रेड बैलेंस है सो इंडिया के फेवर में नहीं है। तो इन मुद्दों को सरकार को एड्रेस करना है। और साथ ही सरकार का, चूंकि ये जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है, तो मान के चलिए जो अगले 4 साल में रोड में, 1 साल तो सरकार का गुजर गया, तो अगले 4 साल में सरकार का क्या रोड मैप होगा, किन किन चीज़ों को लेके चलना होगा, वो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आपका जो बजट डेफिसिट है, उस डेफिसिट को मतलब आपकी जो आमदनी है, आमदनी से ज़्यादा आपका खर्च है, इसलिए आपके ऊपर क्या हो रहा है, जो ऋण है, इंटरनेशनल लोन है, वो आपका बढ़ रहा है। आपका जो डिमोनेटाइज डी क्या बोलते हैं, मुद्रा का जो मार्केट वैल्यूशन डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है, तो सरकार के सामने, जिसके कारण क्या है, आपको ट्रेड जो आपको करना जो बहुत से काफ़ी मुश्किल हो रहा है, उसके महंगाई पर असर हो रहा है। तो सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। वहीं लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों के जैसे आप किसान हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, महिलाएं हो गई, तो इन सारे सेक्टर, उद्योग धंधे हो गए, तो इनको और उद्योग धंधे को बूस्ट करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब तक आप उद्योग धंधे को बूस्ट नहीं करोगे और लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे, तब तक आपका जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि आपको जैसे लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन जैसे ही बढ़ेगा तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को, सारे चीज़ों को संतुलित करके आना सरकार के सामने चुनौती है। बिल्कुल। और एक चीज़, हमने जो पिछले जो अंतरिम बजट सरकार का आया था, जब सरकार बनी थी, तो हमने देखा था कि खास तौर पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे आंध्र प्रदेश में टीडीपी हो या फिर बिहार में जेडीयू, खास तौर पर इन राज्यों के लिए सरकार के बजट में कई सारी अहम घोषणाएं देखी गई थी। अपूर्व, क्या लगता है इस बार, जैसे दिल्ली इलेक्शन होना है, क्या आपको लगता है कि ये जो बजट आने वाला है उसमें ऐसी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं जो खास तौर पर दिल्ली के वोटर्स को प्रभावित करें या उनको आकर्षित कर सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वोटिंग को लेके इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी एक लाइन में इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब दिल्ली चुनावों का ऐलान हो रहा था, उसी वक्त जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने उनसे ये सवाल पत्रकारों ने तुरंत पूछा था कि क्या दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है और 1 फरवरी को केंद्र सरकार या मोदी सरकार जो है वो बजट पेश करने जा रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रीबी स्कीम जो है या कोई ऐसी योजना घोषित कर दी जाए या दिल्ली के लिए कोई ऐसा ऐलान कर दिया जाए जिससे वोटर्स प्रभावित हो जाएं। तो उसी दौरान जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी राज्य में विधानसभा चुनाव है और बजट पेश होने वाला है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को साफ ये नसीहत दी जाती है कि अगर आपको ऐसा कोई ऐलान करना है तो आप बजट सत्र में उस दौरान चुनावी राज्य को लेकर ऐसा कोई ऐलान नहीं कर सकते हैं जिससे कि मतदान प्रभावित हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी शुभम आपने। और जो हम बात कर रहे थे कि बजट में क्या होने वाला है, दिल्ली पे फोकस नहीं रहेगा, ऐसी बात
उम्मीद की जा रही है, और शुभम ने भी जो जानकारी दी, तो ये मान के चलिए कि दिल्ली इस पे फोकस नहीं रहेगा। बड़ी चुनौती जो है, पिछली बार जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था वो 7.4 तक था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ निकल के आई वो 5 पॉइंट समथिंग आई। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी कि इस बार जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान कितना है और उसे अचीव कैसे किया जाए। तो इस बार जो अभी आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है उसमें 6.3 से 6.5 तक अनुमान की बात कही जा रही है कि जीडीपी ग्रोथ, मतलब जो अब ग्रोथ का अनुमान है वो भी घट गया है। पिछली बार अनुमान ही 7.4 का था, इस बार अनुमान ही आपका कम का होगा। तो ये भारत के लिए एक चुनौती होगी कि अपने जीडीपी ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाना है, और अब चलो घट के भी जितना आएगा उसे अचीव कैसे करना है। मुझे जो लगता है इस बार जो बेसिक फोकस रहेगा, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेगी सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पे बजट बढ़ाया जा सकता है। कृषि पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकता है, कृषि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पे बजट बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा, रक्षा। मुझे लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में 7 से 8% बजट बढ़ाया जा सकता है, और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब भारत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, उनके शेयर भी बढ़ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है, आज का जो शेयर मार्केट की हलचल है उसे देख के माना जा रहा है कि कल जैसे ही बजट पेश होगा तो कुछ कंपनियां जो इस सेक्टर से रिलेटेड हैं उनके शेयर के जो दाम है वो बढ़ सकते हैं। दूसरा, आज मार्केट में एक बड़ी हलचल ये दिखाई दे रही है कि सोने का रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। सोने का रेट 82,166 प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो नॉर्मल से 800 साढ़े 800 ज़्यादा है। तो ये माना जा रहा है कि सोने के रेट बढ़ने का मतलब है कि जो ट्रेडर्स हैं, जो बाजार में लोग हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि शायद सोने चांदी का जो उस तरह से जो बजट है, जो मतलब बजट इस तरह से प्रभावित करेगा कि इसमें आपको आगे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने जा रहा है। जो सरकार का बेसिक फोकस रहेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा, कृषि के ऊपर रहेगा, ऐसा अभी तक अनुमान है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी को भी कोई बहुत बड़ी राहत शायद ना मिले इस बार बजट में। जो सरकार का फोकस रहेगा वो किसी भी तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने के ऊपर रहेगा। बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि देखिए देश में अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं, जो खेती किसानी वाले लोग हैं, जो गांव में रहती है, एक भारत की बहुत बड़ी आबादी है, वो भी है, शहरी आबादी है। शहरी आबादी ने एक बहुत बड़ा आकार लिया है पिछले अगर 1 से 2 दशक की हम बात करें। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मध्यम वर्ग खास तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मध्यम वर्ग वो है जो कहा जाता है कि इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, तो क्या लगता है कि मध्यम वर्ग के लिए यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है? कौन सी चीज़ें महंगी हो सकती हैं, कौन से सस्ती यहाँ पर होंगी? देखिए, मध्यम वर्ग का जो सबसे बड़ा डिमांड है, मध्यम वर्ग का जो नौकरी पैसा बोलते हैं, मिडिल क्लास बोलते हैं, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वो मिडिल क्लास होता है। तो मिडिल क्लास को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को ये है जो टैक्स में सरकार रियायत इस बार दे सकती है, और ये देना सरकार का इसलिए भी जरूरी है। जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने जब ये बजट की तैयारी हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फिनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी आला अधिकारी हैं, उन्होंने विभिन्न संगठनों के साथ, विभिन्न लोगों के साथ, अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। तो उस बैठक में सुझाव ये दिया गया, चूंकि जीडीपी आपका कम जा रहा है। जीडीपी कम होने का मतलब है जो आप जो है सो कुछ डेवलप नहीं कर रहे हो, कुछ बना नहीं रहे हो, और जो मार्केट एक स्टैग्नेंट हो गया। तो मार्केट को गति देने के लिए मार्केट में पैसा चाहिए, और पैसा जो कैसे सरकार जनरेट करेगी, तो इसको आपने देखा जो आज से तकरीबन 2 साल पहले जब सरकार ने न्यू टैक्स का रिजिम लाया था, जो ओल्ड टैक्स रिजिम और जिसकी न्यू टैक्स रिजिम का हम बात करते हैं, तो इस बार जो मुझे लगता है जो ओल्ड टैक्स रिजिम जो है उसको सरकार खत्म करेगी। न्यू टैक्स रिजिम में अभी तक जो है, अगर आप इसको देखें तो डिडक्शन के साथ आप देखें तो 7,75,000 रुपये तक का आदमी अमूमन टैक्स फ्री होता है। 5 जो और ओल्ड रिजिम जो था उसके लिए 3 लाख किया था, 3 लाख के बाद 3 लाख ये था और डिडक्शन था, तो उसको मिला के टोटल 7,75,000 रुपया होता है। तो सरकार इसको खत्म करेगी, डिडक्शन को खत्म करेगी। डिडक्शन को इसलिए खत्म किया गया था, डिडक्शन मतलब क्या होता है, जो आप सेविंग करते हैं, जैसे आपने कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए, कुछ इस स्कीम में डाल दिए, कुछ इस स्कीम में डाल दिए, तो सरकार ने कहा जो आप स्कीम में डालने के जो न्यू रिजिम है, तो सरकार ने ये किया जो भाई तुमको हम ऐसे ही आपको हम छूट दे रहे हैं, आपको सेविंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आम आदमी इंसान के पॉकेट में अगर पैसा रहता है तो वो खर्च करता है, तो खर्च अगर करेंगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, सप्लाई और डिमांड का चेन जो है सो एक बैलेंस होगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है जो इस बार सरकार जो है सो जो मिनिमम जो 5 लाख का है, 5 लाख का 7 लाख रुपया कर सकती है, या फिर 10 लाख रुपये तक का जो है सो वो फ्री कर सकती है। उसके बाद से 10 से 15 तक में 20%, 15 से 20 तक में 25% का स्लैब, और 20 से जो ऊपर होता है 30% का जो अभी भी वर्तमान स्लैब है, सरकार उसी पे रह सकती है। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा और आपका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एक तो ये है लोगों का डिमांड। दूसरा जो कृषकों का है, कृषकों का क्या है, जो आपको देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानी है।
किसानों में जो सबसे पहला जो डिमांड आ रहा है, जो आपको जो पीएम किसान निधि है, जिसमें 6,000 रुपया मासिक, मतलब 6,000 रुपया सालाना है और क्वार्टर पे आपको 2,000 रुपया, तो उसको सरकार का जो एक गणित है, हालांकि अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन दो इसमें जो मुझे जो लग रहा है जी हो सकता है, एक तो 9 लाख हो सकता है या 9,000 हो सकता है या 12,000 हो सकता है। 12,000 चूंकि डबल कर देना, सरकार की इकोनॉमी इस तरह से नहीं है जो सरकार इस तरह से करे, तो हो सकता है सरकार इसको बढ़ा के 9 लाख रुपया कर दे, 9,000 रुपया कर दे, तो 9,000 में 3,000 रुपया का पर क्वार्टर का एक हो जाएगा। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड का अभी लिमिट आपको 3 लाख रुपया, तो 3 लाख को किसान ये चाहते हैं जो उसको 5 लाख कर दिया जाए। तो 5 लाख अगर, तो उस पे 5 लाख होने का किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो किसान उस पर लोन ले लेते हैं, जो मान लीजिए उनको बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, बुआई कटाई का समय आता है तो कार्ड से अपना ले लेते हैं, फिर जैसे ही उसका फसल आता है तो वो अपना देते हैं, और उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम होता है। तो किसानों का यह है जिसको 5 लाख रुपया कर दे, इससे फिर फायदा क्या है, इससे फिर किसानों के पास पैसा आएगा, फिर मार्केट में पैसा आएगा, तो एक इस पे भी संभावना इसका बन रहा है। दूसरा है जो जीएसटी जो है, सो इस पे जीएसटी हटाने की बात हो रही है, जो जीएसटी कम करने की, जैसे आप जैसे ट्रैक्टर आप खरीद लेते हैं या फावड़ा खरीदते हैं या कोई सामान उपकरण खरीदते हैं, तो उस पे जीएसटी कम करने का जो डिमांड हो रहा है। तो अगर उससे जीएसटी पे कम होता है तो किसानों का क्या होगा, लागत कम होगा। लागत कम होगा तो वो क्या है, जो फसल में उनको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा मतलब किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है फिर आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं। जहाँ तक बात है जो सोने का दाम का, जो सोने का दाम जो आज रिकॉर्ड बना है, तो देखिए सोने का दाम में बड़ा झोल है इस बार। सोने का दाम इसलिए, देखिए सोना जो है इंडिया में या पूरे दुनिया भर में देखिए जिस तरह की आर्थिक स्थिति बन रही है, आप देख रहे हैं जो शेयर मार्केट, पूरा भारत ही नहीं पूरा इंटरनेशनली शेयर मार्केट को आप देखें तो पूरा धराशायी टाइप का हुआ पड़ा है। तो एक जो इकोनॉमिक्स में एक ट्रेंड है, जब शेयर मार्केट गिरता है किसी भी देश का तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल थ्योरी है। तो सोना में इसलिए लोग जाते हैं। सोना को एक जो माना जाता है, जो आपका एक अस्थाई उसको माना जाता है, जो जब आप प्रॉब्लम में हैं तो उसको फटाक से आप बेच लीजिए और उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं पूरे इसमें जाना था। इंडिया में तो खैर मतलब शादी ब्याह और इस सब पे होता है, तो एक सोशल प्रेस्टीज और इसके में भी आता है। तो पिछले बार क्या था, जो सोना में पिछले बार जो इंपोर्ट ड्यूटी था सोना में, जब इंपोर्ट ड्यूटी मतलब हम जो बाहर से सोना खरीदते थे, तो वो 15% से सरकार ने घटा के उसको 6% कर दिया। 6% जब सरकार ने कर दिया तो बजट के बाद मुझे ध्यान आ रहा है जो 23 जून को पिछली बार 2024 को बजट आया था, तो 15 दिन में ही सोने के दाम 6,000 रुपये तक पर 10 ग्राम गिर गया था। तो मतलब सोना क्या हुआ, सोना हम विदेश से खरीदने लगे। अब देखिए क्या दिक्कत हो रहा है, जब सोना हम विदेश से खरीदते तो हमें डॉलर पे करना पड़ता है। डॉलर पे करना पड़ता है तो मतलब रुपया और डॉलर का इम्बैलेंस यहाँ बिगड़ रहा है। उसके बाद देखिए तो इसमें इंपोर्ट ड्यूटी इस बार है, जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकता है। मतलब 15 से आप सीधे 6 आपने कर दिया तो आपको ये जो प्रॉब्लम हुआ, तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे बढ़ाते हैं तो मतलब सोना फिर महंगा होगा। मतलब जो सोना अभी चल रहा है, तो उम्मीद की जा रही है जो बजट के बाद सोना जो आपका 1 लाख रुपये से आसपास चला जाएगा, क्योंकि सरकार इस स्थिति में नहीं है जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करे। दूसरा जो है, अब उद्योग जो सराफा बाजार के जानकार है या गोल्ड इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं, और इंडिया से ना गोल्ड का जो ज्वेलरी होता है वो ज्वेलरी का विदेशों में सप्लाई है, जैसे सूरत में देखते हैं डायमंड्स और ये सब, तो वो सब जो सप्लाई है, तो अगर आप गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ाते हो तो आपका वहाँ आपको इम्पैक्ट करेगा। तो ज्वेलरी उद्योग का कहना है जो भैया इसको कम करो, लेकिन सरकार उस स्थिति में नहीं, तो मुझे लगता है इस पे बढ़ेगा। दूसरा जो ज्वेलरी मार्केट्स का और इनका कहना है, इनका ये कहना है जो गोल्ड पे अभी मैन्युफैक्चरिंग पे 3% का जीएसटी लगता है, इनका कहना है इसको कम करो। अगर आप 3% जीएसटी का मतलब ये, अगर आप 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदते हो तो आपको 300 रुपये जीएसटी के रूप में देना पड़ता है। तो उनका ये कहना है इसको कम करो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है और जीएसटी के बाद जो आपका उसका बनाई का जो मेकिंग कॉस्ट होता है और कई और चार्जेज होते हैं, तो वो ज़्यादा का गोल्ड का वैल्यू हो जाता है ज़्यादा। तो उद्योग मतलब ज्वेलरी इंडस्ट्री के लोग इसको भी डिमांड करें, लेकिन मुझे लगता है जो ज्वेलरी इंडस्ट्री को इस बार बजट में मायूस होना पड़ सकता है, और गोल्ड का जो रेट है अभी फिलहाल बढ़ेगा। बिल्कुल तमाम जानकारी पंकज सर ने दी है, लेकिन एक चीज़ और है कि हमने देखा है कि पिछले मोदी सरकार के आने के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़ासतौर पर विशेष ध्यान दिया गया और ख़ासतौर पर डिफेंस सेक्टर में भी। शुभम, आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे मुद्दों पर सरकार क्या इस बजट में कोई अलग से एलोकेशन कर सकती है? क्या कुछ उस तरफ देखा जा सकता है?
देखिए मोहित, लगातार अगर आप अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो किसानों के लिए, जैसा पंकज जी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार काम कर रही है, उन्हें 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं और उसे बढ़ाया भी जा सकता है। आम लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे रेलवेज का काम हो, या आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे कि नई नई सुरंगें बनाई जा रही हैं, ऐसी जगह वंदे भारत चलाई जा रही है जहाँ सड़क मार्ग से भी जाना कभी दूभर होता था। तो इन सब चीज़ों पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई बीते कुछ महीनों में या बीते कुछ सालों में ये आर्थिक मोर्चे पर जिससे सबसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो मिडिल क्लास है। आप शेयर मार्केट देखें, मिडिल क्लास को शेयर मार्केट में भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप लोन के मामले में देखें तो चाहे होम लोन हो, चाहे कार लोन हो, लगातार विकास दर धीमी रहने की वजह से उसका बोझ भी एक मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर आ रहा है। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ एक अलग तरीके से आ ही रहा है। तो मेरा मानना है, या जो मेरी अपेक्षाएं हैं, या हम सबकी अपेक्षाएं जो होंगी, वो यही होंगी कि किसी भी तरीके से जो टैक्स को लेकर, इनकम टैक्स पर जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम उसकी 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो उसे कम से कम टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इसके अलावा लाखों करोड़ रुपए का बजट होगा तो जाहिर सी बात है उस पर रक्षा पर भी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और अन्य चीज़ों पर भी निवेश किया जाएगा, अन्य चीज़ों पर भी बजट में एलोकेशन होंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है, अगर किसी को राहत देने की ज़रूरत है, वो मिडिल क्लास को है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास के जेब में पैसा आएगा तो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। इससे आपकी विकास दर भी बढ़ेगी, आपकी जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपका देश का भी विकास होगा और आम आदमी का भी विकास होगा। तो बिल्कुल ये तमाम जानकारी कैसे कैसे कल जो बजट आएगा, क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी, और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास और तमाम उन वर्गों को क्या मिलेगा, बिजनेस सेक्टर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी सरकार का क्या विज़न होने वाला है, ये कल 1 तारीख को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तब पता लगेगा। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस बजट में क्या कुछ होता है और क्या कुछ हो सकता है, वो तमाम जानकारी है। थोड़ा सा इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, जो कल का क्या क्या सस्ता और महंगा होने का जो उम्मीद है, तो मैं जो मेरे पास जो अभी रिपोर्ट एक आया है उसमें जो हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी पे आयात शुल्क सरकार कम कर सकती है, जिससे कि ये सस्ता होगा। उसके बाद से वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ये बजट में सस्ता हो सकता है। उसके बाद से आपको इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जो मतलब हम ईसी जो कर रहे हैं, जो उसके वो सस्ता आपको हो सकता है। सोलर पैनल हो सकता है, जीवन रक्षक दवाई जैसे कैंसर और अन्य जो है वो सस्ता हो सकता है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स के इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है, इससे ये उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। और जो सबसे लोगों को, जो मिडिल क्लास का जो है, वो है आपको सस्ते घर के लिए सरकार या तो कुछ नया ऑफर ला सकती है, या फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है या टैक्स में कुछ बेनिफिट दे सकती है। तो इस पर मिडिल क्लास को ये इससे राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई की जो मार पड़ने की जो संभावनाएं आ रही है, वो है जो आपको लग्जरी सामान जो है, उसके बाद से हाई क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, इस पर आपको जीएसटी जो रेट है वो आपको बढ़ सकता है। आयातित ऑटोमोबाइल है, इंपोर्टेड कार पे कस्टम ड्यूटी आपको बढ़ सकता है। सिगरेट, तंबाकू, शराब की खपत कम करने के लिए इस पे उत्पाद शुल्क और जीएसटी इस पे बढ़ सकता है। उसके बाद से जो हवाई यात्रा जो है सो महंगी हो सकती है। इसमें आपको जो विमान में जो फ्यूल किया जाता है, दिया जाता है, उस पर टैक्स आपको बढ़ सकता है। उसके बाद से एक जो सबसे बड़ी खबर है, जो हमारे चर्चा से मिस हो रहा था, हो सकता है इस बार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी में के दायरे में आता है तो पेट्रोल डीजल में देश भर में समानता एक होगी, और जो है उसका रेट कम से कम 20 से 30 रुपये तक आपको सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। क्योंकि पेट्रोल पे कई तरह के केंद्र सरकार से टैक्स आता है, सरकार लगाती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो उसको सब मिला के जो होता है वो 30 से 40 रुपये तक ये हो सकता है। तो अगर जीएसटी के अंदर आता है तो मुझे लगता है 20 से 30 रुपये तक आम आदमी को राहत मिलेगा। अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो फिर आपका क्या बोलता है, जो सामान का जो धुलाई और ये सब का जो खर्च होता है उसमें कमी आएगा, वो आएगा तो आपका जो महंगाई आपको कम होगा, फिर लोगों के पास पैसे बचेंगे, फिर मार्केट में खर्च होगा, तो एक साइकिल ये बनता है। तो मुझे लगता है ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल ये तमाम जानकारी हमारे साथ पंकज जी ने दी है। अब ऐसे में देखना होगा कि कल जो बजट सामने आएगा उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, किनको राहत मिलती है और किनको जो है इस बजट में निराशा हाथ लगती है। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।